हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने चैनल पर। जनरली आज क्लास में हम करने वाले हैं इंडिकेटर के बारे में, सूचक के बारे में। क्लास 10 केमिस्ट्री का जो पोर्शन है सूचक, चैप्टर नंबर 2 हम लोग पढ़ रहे हैं अम्ल, भस्म और लवण। इन चैप्टर्स के जो सूचक पूरा पोर्शन है इसको थोड़ा कंप्लीट कर लेते हैं आज, ठीक है। तो देखते हैं कि सूचक क्या होता है और अम्लीय माध्यम में, वास्मिक माध्यम में, उदासीन विलयन में सूचक क्या होगा, उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। और साथ साथ ये जानना है आज क्लास में कि किसी विलयन का pH मान क्या होता है। आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे क्योंकि इस चैप्टर से मैक्सिमम क्वेश्चन कह सकते हैं कि इस टॉपिक से जो मैं करने वाला हूं इससे कितने का सारे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, ठीक है। अब पूछे जाते भी हैं, तो इसलिए कह रहा हूं अगर आप चैनल पे नए हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर दें, शेयर भी कर दें साथ साथ। स्टार्ट करते हैं। सूचक क्या होता है ना, किसी विलयन का सूचक क्या होगा। चलो देखो, इंडिकेटर क्या होता है, सूचक क्या होता है। हम यहाँ पर लिख देता हूँ हेडिंग सूचक, ठीक है। कहते हैं इसको इंडिकेटर, नाम है इंडिकेटर, इसके नाम है। तो इस इंडिकेटर से स्पष्ट ये होता है कि किसी विलयन को इंडिकेट करना, ठीक है। कैसा विलयन, या तो अम्लीय है या वास्मिक है या उदासीन है, उसको इंडिकेट करना। इंडिकेटर का अर्थ क्या हुआ, इंडिकेट करना, इंडिकेटर, टू इंडिकेट, मतलब सूचित करना ये होगा, ठीक है। इंडिकेट करना का अर्थ क्या हो गया, सूचित करना, ठीक है। चलो देखो कि एक ऐसा पदार्थ होता है, सूचक क्या होता है, ऐसे पदार्थ होते हैं, ठीक है, जो अम्ल या भस्म या उदासीन की उपस्थिति को दर्शाता है। बेसिकली याद रखना है कि उपस्थिति को दर्शाता है कि दिए गए विलयन में कौन से पदार्थ शामिल है। जो उपस्थिति को दर्शाएगा ऐसे पदार्थ है ना, क्या होगा कि ऐसे पदार्थ उस विलयन में रंग को बदल देते हैं। ऐसे पदार्थ दिए गए विलयन में, उस विलयन में क्या करेगा, रंग को बदल देगा। उस विलयन में रंग या हो सकता है तो गंध को बदल देते हैं, ठीक है। मतलब सूचक ऐसे पदार्थ होते हैं जो दिए गए विलयन में, अगर हम एक विलयन में एक अम्ल रख दें, दूसरे में भस्म रख दें, तीसरे में उदासीन रख दें, और तीनों विलयन में किसी एक सूचक को रख देते हैं, अगर वो रंग बदल दिया तो समझ लेना वो क्या है, आपका सूचक हो गया, इंडिकेटर हो गया, ठीक है। लाइक मैं एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ कि अगर मैंने इसमें एक जल लिया, ठीक है, इस विलयन में एक जल उदासीन होता है, एक अम्ल, जो कि आपको बता चुका हूँ कि कौन कौन अम्ल होते हैं, कौन कौन भस्म होते हैं। चलिए देखो, ये है मान लो अम्ल, यहाँ है उदासीन, ये है आपका भस्म, क्षारीय विलयन। भस्म में जले, भस्म को कह सकते हैं, जल में मिलाते हैं तो कह सकते हैं वो क्षारीय विलयन तैयार होगा, ठीक है। ये आपका अम्लीय विलयन है, ये उदासीन है, ये आपका क्षारीय है। तीनों में बारी बारी से एक हम सूचक को डालेंगे, लाइक लाल लिटमस को डालते हैं, ठीक है। लाल लिटमस पत्र को अगर हम तीनों बारी बारी से एक सूचक को डालेंगे, ये आपका एक तरह का सूचक हो गया। बताऊंगा कौन कौन सूचक होते हैं, ठीक है। कुछ अम्लीय सूचक होते हैं, कुछ ऐसे सूचक जो प्राकृतिक होते हैं, कुछ संश्लेषित होते हैं, कुछ ऐसे सूचक होते हैं जिसका रंग अम्ल में, उदासीन में, क्षार में बदल जाएगा। वो कौन कौन सा सूचक होगा वो आपको बताऊंगा मैं। तो तीनों विलयन में बारी बारी से हम इस लाल सूचक को डालेंगे, लाल लिटमस को डालेंगे। देखते हैं कि इसका रंग किस तरह से बदलेगा। अगर लाल लिटमस को अम्ल में डाल दिया तो इसके रंग में कोई बदलाव नहीं होगा, लाल ही रहेगा, ठीक है। लाल लिटमस को अगर अम्ल में डाल दिया तो लाल ही रहेगा। लाल लिटमस को उदासीन में डाल दिया तो कोई प्रभावित नहीं होगा, मतलब कोई प्रभाव नहीं होगा, अप्रभावित कह सकते हैं। यहाँ भी आपका हो जाएगा अप्रभावित, अप्रभावित, ठीक है। और उसी विलयन को हमने क्षार में डाल दिया तो उसका रंग हो गया आपका क्या, नीला हो जाएगा, ठीक है, नीला हो जाएगा उस टाइम पे। लेकिन अगर उसी लाल लिटमस के स्थान पर मैं नीला लिटमस का प्रयोग करूं तब क्या फ़र्क होगा, क्या दिखाई देगा प्रभाव। एक नीला लिटमस पत्र का यूज़ करेंगे, ठीक है। लिटमस पत्र हम लाइकेन के पौधे से प्राप्त करते हैं।
इन लिटमस को अगर हम तीनों विलियन में डाल दें तो क्या प्रभाव पड़ेगा। अगर इसको अम्ल में डाल दें तो ये नीला रंग का हो जाएगा। लिटमस जो नीला है अम्ल में डाल दें तो लाल रंग का हो जाएगा, लाल रंग का, नीला नहीं होता, सॉरी। और इसको अगर हम उदासीन विलीन में डाल दें तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, अप्रभावित। ठीक, क्या होगा, अप्रभावित होगा। वही नीला लिटमस को अगर क्षार में डाल दें तो उसका रंग कैसा होगा, कोई प्रभाव नहीं होगा, नीला का नीला ही रहेगा। ठीक है, आई बात समझ में। चलो, तो ऐसा होता है कि विलियन में बहुत सारे मतलब सूचक को डालते हैं तो उसका रंग अलग अलग बदल जाता है। तो अब हमें ये जानना है कि कौन सा सूचक किस विलियन में डालते हैं तो उसका रंग कैसा होगा, कैसा होता है, वो आपको मैं एक लिस्ट के तौर पर बता रहा हूँ। चलो ठीक है, देखोगे। तो देखिएगा आप लोग, यहां मैं सूचक लेता हूं, ठीक है। यहां लूंगा मैं अम्लीय माध्यम, अम्लीय विलयन लूंगा, ठीक है। एक लूंगा उदासीन विलयन, ठीक है। एक लूंगा आपका क्षारीय विलयन। 3 प्रकार का विलयन लिया और तीनों विलयन में बारी बारी से किसी एक सूचक को डालेंगे। अभी मैंने बताया पहला में कि लाल लिटमस को अगर एक सूचक होता है, लाल लिटमस, लाल लिटमस अम्लीय माध्यम में कोई कह सकते कोई रंग नहीं देगा, जिसका जैसा रंग है पहले लाल है तो लाल रहेगा। अगर लाल लिटमस पत्र को अगर नींबू के रस में कौन सा अम्ल होता है, अम्ल पाए जाते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल हो या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो या नाइट्रिक अम्ल, किसी भी प्रकार का अम्ल हो, अगर ऐसे लाल लिटमस को उस अम्ल में डालेंगे तो उसका रंग नहीं बदलेगा। क्या होगा, उसका रंग अप्रभावित रहेगा, ठीक है। अगर उसी लाल लिटमस को उदासीन में डाल दिया तो कोई बदलाव नहीं होगा, अप्रभावित। और उसी लाल लिटमस को अगर क्षारीय विलयन में डाल दिया तो उसका रंग नीला हो जाएगा, ठीक है, नीला हो जाएगा। रंग कैसा हो जाएगा उसका, नीला होगा। आई बात समझ में। चलो सेकंड में देखो, अगर नीला लिटमस को, ठीक है, नीला लिटमस पत्र को अगर अम्लीय माध्यम में डाल दिया तो उसका रंग लाल हो जाएगा। चाहे तो आप कर सकते हो, मार्केट में मिलता है लिटमस पत्र। ये इसमें रंग क्या होगा, अप्रभावित, और इसमें रंग क्या होगा, लाल, ठीक है। वैसे इसका मैं एक्सपेरिमेंट करके आपको दिखाऊंगा, शॉर्ट, ये कह सकते हैं कि 2-3 मिनट का क्लिप होगा, 4 मिनट का, ठीक है। तो आप चाहे तो इस चैनल के प्लेलिस्ट में नहीं बल्कि वीडियो सेक्शन में जाके आप चेक कर सकते हो, ठीक है। तो नीला लिटमस को अगर अम्ल में डालते हैं तो लाल होगा, और उदासीन में डालते हैं तो अप्रभावित होगा, और क्षार में डालते हैं तो क्षार में डालेंगे लाल नहीं होगा, सॉरी, अप्रभावित रहेगा। क्या रहेगा, अप्रभावित, मतलब जो रंग है वही रंग रहेगा। अप्रभावित का अर्थ ये हुआ कोई रंग में बदलाव नहीं होगा, ठीक है। चलो अब हम देखते हैं कि अगर तीसरे नंबर में मेथिल ऑरेंज की बात करते हैं, ठीक है, मेथिल ऑरेंज की बात करते हैं तो मेथिल ऑरेंज ये भी एक तरह का सूचक है, मेथिल ऑरेंज, ठीक है। मेथिल ऑरेंज ये भी एक प्रकार का सूचक हो गया। तो मेथिल ऑरेंज की बात करेंगे तो उदासीन विलयन में देगा ये नारंगी रंग देगा, ठीक है, ये नारंगी होगा, ठीक है। और अम्लीय माध्यम में ये देगा लाल रंग, इसको याद रखना है, ठीक है। नारंगी और क्षारीय माध्यम में देगा ये पीला रंग, ओके। चलो क्वेश्चन नंबर, ये पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 4 में हम लेते हैं फेनोप्थेलीन, ये भी एक प्रकार का सूचक है, फेनोप्थेलीन, फेनोप्थेलीन, ठीक है, ये भी एक प्रकार का सूचक है। अगर हम इसको अम्लीय माध्यम में डालते हैं तो ये रंगहीन होगा, इट मीन्स इसका कोई रंग नहीं होगा, जैसा रंग है वैसा ही रंग रहेगा, फेनोप्थेलीन का जैसा रंग है, ठीक है। अगर इसको हम उदासीन विलयन में डालते हैं तो ये भी रंगहीन होगा, रंगहीन होगा। और इसको क्षारीय माध्यम में डालेंगे तो ये आपका हो जाएगा क्या, गुलाबी हो जाएगा, ओके, ठीक है। चलो पॉइंट नंबर 5, एक और सूचक लेता हूं मैं, हल्दी। हल्दी का रस या हल्दी को पानी में मिला दो, एक घोल तैयार होगा हल्दी का। अब उस हल्दी को अगर हम अम्ल में डाल देंगे तो उसका रंग नहीं बदलेगा, उस हल्दी को अगर अम्ल में डालेंगे तो अप्रभावित होगा,
कोई प्रभाव नहीं करेगा, ठीक है। अगर उसी को हम उदासीन में डाल दिया जाए तो उसका रंग पीला हो जाएगा, और उसका रंग क्षार में डाल दे खून जैसा लाल, लाल तो होगा लेकिन वो लाल गहरापन, चूंकि खून कैसा होता है, गहरा लाल होता है, खून जैसा लाल हो जाएगा। ओके, चलो पॉइंट नंबर 6 में एक और सूचक लेता हूँ मैं आपको। 6 नंबर में देखो, लाल गोभी का रस। ओके, लाल गोभी का रस। इस सूचक को अगर अम्लीय माध्यम में डाल दिया जाए तो लाल हो जाएगा, उदासीन में डाल दिया जाए तो लाल बैंगनी होगा, और इसको अगर क्षारीय विलयन में डाल दिया जाए तो इसका रंग हरा हो जाएगा। तो इससे ये समझ में आया कि ऐसे पदार्थ सूचक होते हैं, सूचक ऐसे पदार्थ होते हैं जिसको या तो अम्ल में या तो उदासीन में या तो क्षार में डालते हैं तो उसका रंग बदल जाता है। बात करेंगे अगर हम लिटमस की बात करते हैं तो देखो, लिटमस क्या है कि लाल लिटमस अम्ल में कोई रंग नहीं दिया, उदासीन में भी कोई रंग, लेकिन क्षार विलयन में तो नीला रंग दिया ना, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, इंडिकेटर पड़ा, सूचक पड़ा। अब क्या होता है कि अगर हम परवल अम्ल भस्म की बात करेंगे, एक तरफ रखा हुआ आपका परवल अम्ल, ठीक है, एक तरफ रखा हुआ आपका क्या, परवल भस्म। अब उसमें हम तो स्वाद तो नहीं करेंगे, उसका टेस्ट तो नहीं करना है, या उसके अंदर हम उंगली को अपने डाल के नहीं देख सकते हैं, क्योंकि वो परवल होते हैं, बहुत खतरनाक होते हैं, हमारे स्किन के लिए काफ़ी खतरा हो सकता है। तो अब उसको जांच करना है कि इसमें अम्ल है या भस्म है, उसकी जांच के लिए हम इन सूचकों का प्रयोग करते हैं, ठीक है। इन सूचकों का प्रयोग करेंगे। अगर उसमें लाल लिटमस डाल दिया तो कोई प्रभाव नहीं, तो आप समझ लेना वो अप्रभावित होने की वजह से इसका रंग नहीं हुआ है, समझ लेना। या तो वो उदासीन होगा या तो वो अम्ली होगा, क्योंकि उदासीन विलयन में भी और अम्ली विलयन में भी लाल लिटमस कोई रंग नहीं देगा। अगर जिस विलयन में डालने पर उसका रंग नीला हो गया, समझ लेना कि वो विलयन जिसमें डाला गया है वो क्या है, क्षार है, भस्म है, परवल भस्म है, ठीक है। आई बात समझ में। किसी एक विलयन को, किसी एक सूचक को हम बारी बारी से डालेंगे, रंग में बदलाव होगा। कुछ और भी ऐसे सूचक होते हैं जो किसी विलयन में डालने पर, या तो अम्ल या उदासीन या क्षार में डालने पर उसका गंध बदल जाता है, बल्कि उसका रंग नहीं होगा। जो सूचक क्या होता है, अम्ल में, भस्म में या उदासीन में डाल दो, या तो उसका रंग बदल जाएगा या तो उसका गंध बदल जाएगा, ठीक है, गंध अलग अलग हो जाएगा। तो एक तरह का गंधीय सूचक होते हैं, ठीक है, वो गंधीय सूचक होते हैं। हाँ, इसमें बात करेंगे कि एक होता है प्राकृतिक सूचक, एक होता है सिंथेटिक, मतलब बनाया गया है। तो सिंथेटिक में आपका हो गया लाल लिटमस, नीला लिटमस, और आपका हो गया मेथिल ऑरेंज और फेनोप्थेलीन। सिंथेटिक में हो गया आपका लाल लिटमस, नीला, मेथिल ऑरेंज और फेनोप्थेलीन। इसको बनाया गया है, लिटमस लाइकिन के पौधे से मिलकर बनाया गया है। इसको बनाया गया है लाइकिन के पौधे से, लाइकिन के पौधे से लेकर बनाया गया है लिटमस को। तो ये सब क्या है, एक प्राकृतिक सूचक है। इसके बाद हल्दी, चुकंदर, यहाँ तक कि चुकंदर भी होगा, हल्दी, लाल गोभी का रस हो गया, चुकंदर हो गया, आपका क्या हो गया, ये प्राकृतिक सूचक होगा, ये सिंथेटिक होगा, मानो निर्मित होगा, इसको बनाया गया है, ठीक है। कुछ सूचक और भी है जो गंध बदल जाएगा, जिसका वो होता है गंधीय सूचक। तो गंधीय सूचक में बताऊंगा आपको कौन कौन आएगा। जैसे देखो, गंधीय सूचक है ना, इसमें ये होता है कि अम्ल, भस्म या उदासीन विलयन में, ठीक है, अम्ल, भस्म या उदासीन विलयन में जिसका गंध बदल जाता है, जिसका गंध बदल जाता है, वो आपका हो गया क्या, गंधीय सूचक हो जाएगा, ठीक है। लाइक मैं बात करूँगा आपको गंधीय सूचक में, प्याज हो गया, ठीक है, प्याज हो गया आपका, और वनीला हो गया, या लौंग का तेल हो गया, लौंग का तेल। इसको किसी भी विलयन में डालते हैं तो उसका गंध बदल जाता है, तो उससे ये समझ में आएगा कि ये गंधीय सूचक होगा। ओके, तो देखो सूचक की पहचान करने के लिए हमने एक सूचक
अम्ल और भस्म की पहचान करने के लिए हमने सूचक का प्रयोग किया। उसी आधार पे एक और इंडिकेटर होता है, जिसका नाम है पीएच पेपर, या हम कह सकते हैं पीएच स्केल। अम्ल या भस्म की प्रकृति को पहचानना है तो सूचक के अलावा और भी सूचक होता है, लाइक पीएच पेपर या पीएच स्केल होता है। ठीक है, पीएच स्केल होता है जिसका खोज किसने किया? सोरेंस ने किया, जिसकी खोज सोरेंस ने किया था। ठीक है, तो पीएच स्केल की खोज सोरेंस ने किया था। उन्होंने ये बताया था कि एक स्केल होता है जिस पे मेंशन किया होता है 0 से लेकर 14 तक, 0 से लेकर 14 तक का स्केल बना होता है। उसको दिए गए स्केल को हम बारी बारी से अम्ल के माध्यम में या भस्म के विलयन में या उदासीन के विलयन में अगर हम डालते हैं तो उसका मान बदल जाता है। जिस मान पे, जिस वैल्यू पे अगर वो आपका ये इंडिकेट करेगा, इसका मतलब कुछ विलयन का पीएच मान आपको बता देगा कि है। सपोज मैंने पीएच स्केल को है ना किसी अम्ल में डाल दिया, लाइक ठीक है, अगर उसमें आ गया पीएच का मान आ गया आपका 7, तो उससे समझ में आया कि हाँ ये किस प्रकार का विलयन है। अगर मैं इसको डाल दिया किसी विलयन के अंदर में, उसका पीएच मान आ गया आपका क्या 2.3। समझ रहे ना कि इसका विलयन का पीएच वो प्रकृति कैसा होगा, उस विलयन की प्रकृति कैसा होगा। किसी और विलयन में डाल दिया, उसका पीएच मान हो गया लाइक आप 10 मान लो। ठीक है, जनरली 0 से लेकर 14 के बीच होता है पीएच मान। अगर पीएच मान 10 आ गया विलयन में डालने के बाद, हो सकता है कि उस विलयन की प्रकृति कैसा होगा वो बताना है। तो हमें ये बताना है कि सोरेंस ने एक बताया है कि एक स्केल के थ्रू बताया है कि किसका पीएच मान क्या होना चाहिए, क्या हो सकता है। ठीक है, तो उन्होंने बारी बारी से जांच किया है। चलो देखो पीएच मान में किस पदार्थ का पीएच मान कितना होता है। तो अब हम बात करेंगे इंडिकेटर के अलावा एक और इंडिकेटर होता है जिसका नाम है पीएच स्केल, पीएच पेपर। पीएच स्केल को विकसित किसने किया था, किसने खोजा था? तो इसका नाम है सोरेंस को नाम जाएगा। एक डेनमार्क वैज्ञानिक है सोरेंस। यहाँ बात है पीएच, तो पीएच का अर्थ क्या हुआ? पीएच का अर्थ हो गया पोटेंसी ऑफ हाइड्रोजन आयन, पोटेंसी ऑफ हाइड्रोजन आयन। हाइड्रोजन आयन की पोटेंसी, क्षमता, पावर क्या होगा? ठीक है, उसका मतलब वह पीएच हो गया। अब क्या होता है कि अगर हम 1 लीटर जल में हाइड्रोजन के आयन का कॉन्सेंट्रेशन देखेंगे तो 1 लीटर जल में H+ आयन की संख्या क्या होगी? तो याद रखिएगा 10⁻⁷ मोल होता है ना। H+ आयन की संख्या जल में 10⁻⁷ मोल पर लीटर, 1 लीटर में ऐसा होता है। ठीक है, इतने आयन्स होते हैं हाइड्रोजन के। ठीक है, देखो पीएच पोटेंसी ऑफ हाइड्रोजन आयन ये होता है। और हमें पता है कि अम्ल में अगर जल को मिलाते हैं, जल में अगर अम्ल को मिलाते हैं या जल में भस्म को मिलाते हैं तो H+ आयन देता है। ठीक है, वैसे जनरली क्या होता है कि HCl अगर एक अम्ल है, इसको हमने जल में मिलाया तो H+ और Cl- आयन देगा। ठीक है, अगर बात करेंगे भस्म की तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसको भी जल में मिलाएंगे तो ये देगा आपका क्या Na+ और OH-। यहाँ तो H+ आयन है भी नहीं, बल्कि कुछ मात्रा में H+ आयन होता है, लेकिन लगभग हम कह सकते हैं 0 के बराबर होगा। NaOH में कोई भी विलयन में H+ आयन की संख्या जरूर देगा। अगर वो प्रबल भस्म है तो उसमें H+ आयन नग्न होगा। आप देख सकते हो प्रबल भस्म में सोडियम हाइड्रोक्साइड जल में मिलाया Na+OH- दिया, अम्ल को जल में मिलाया H+Cl- दिया। तो जिस विलयन में H+ आयन की सांद्रता होती है उसके क्षमता को, उसके पावर को हम पीएच मान कहते हैं। ठीक है, पीएच मान का मतलब क्या हो गया? अम्ल को जल में मिलाने पर, है ना, अम्ल को जल में मिलाने पर क्या होगा? H+ आयन की संख्या, H+ आयन की संख्या बढ़ती है। सवाल ये है कि बढ़ती क्यों है, इसमें क्यों बढ़ेगी? क्योंकि आप देख सकते हो कि HCl में हाइड्रोजन आयन जरूर मौजूद होगा, है ना। प्रबल भस्म की, प्रबल अम्ल की बात करो, सल्फ्यूरिक अम्ल में भी ऐसी प्रोसेस होता है कि सेम हाइड्रोजन आयन होगा, इसमें भी जितना हाइड्रोजन आयन उसमें होगा उतना इसमें भी होगा। नाइट्रिक अम्ल प्रबल अम्ल है, इसको भी जल में मिला दो, ये भी क्या होगा? H+ देगा और NO3
माइनस देगा। तो जितने भी अम्ल हैं वो अधिक मात्रा में H प्लस आयन देते हैं, तो इसीलिए उसका pH मान थोड़ा कम हो जाता है। pH मान बढ़ेगा नहीं, कम हो जाएगा। लेकिन जो भस्म होते हैं उसमें H प्लस आयन नगण्य के बराबर, लगभग 0 के बराबर होता है। जो प्रबल अम्ल प्रबल भस्म होगा इसमें H प्लस आयन की संख्या बहुत ही कम होती है, बहुत ही कम। मतलब अम्ल में H प्लस आयन की संख्या बढ़ जाती है, जबकि भस्म में H प्लस आयन की संख्या क्या होगा, घट जाएगी। H प्लस आयन की संख्या क्या हो जाएगी, घट जाएगी, क्योंकि 10 का पावर -7 है ना। H प्लस आयन की संख्या का मतलब 10 का पावर -7 है। अगर H प्लस आयन बढ़ेगा तो pH मान घटेगा, क्योंकि लॉगरिथम होता है। pH बराबर जो होता है वो -log(10) है ना, (10) पावर -7, ये वैल्यू होती है, फार्मूला होता है। जितना माइनस पावर होगा उससे इसका मतलब है कि वो वैल्यू और ज़्यादा कम हो जाएगी। तो देखोगे कि अगर हम बात करेंगे कि HCl का pH मान क्या होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड का मान, सोडियम क्लोराइड का क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का क्या pH मान होता है, टोटली डिपेंड करता है pH मान हाइड्रोजन आयन के कंसंट्रेशन पे, हाइड्रोजन आयन की संख्या पे। इसी आधार पर pH स्केल बनाया गया है, pH स्केल बनाया गया है। ठीक है, देखो समानता क्या होता है। समानता अम्ल का pH मान 0, ठीक है। उदासीन का pH मान 7 और भस्म का pH मान 14 होता है। जो अम्ल होगा उसका pH मान 0 होगा। आयन की संख्या, H प्लस आयन की संख्या बहुत ही ज़्यादा होता है। जो उदासीन होगा उसका pH मान 7 होगा, और जो आपका भस्म है उसका pH मान 14 होगा। रियल में ये होता है, लेकिन स्केल में क्या दिखाया गया कि 0 से लेके 14 तक का, ठीक है, स्केल दिखाया गया। लाइक यहाँ पे 7 है, यहाँ आपका 1 0 1 2 3 4 5 6 7, ये हो गया आपका 7 8 9 10 11 12 13 एंड 14। स्केल पे इस तरह से इंडिकेट किया जाता है। यहाँ pH, ये हो गया आपका pH वैल्यू, ठीक है। जितना भी दे रखा है ये क्या है, आपका pH वैल्यू है, pH मान है। तो इस pH वैल्यू में जो 0 यहाँ दिखा रहा है, मैंने बताया कि समानता अम्ल का pH मान क्या होगा, 0 होगा। इसका मतलब यहाँ अम्ल होगा। भस्म का pH मान क्या होगा, 14 होगा, 14 होगा। उसी तरह से उदासीन का pH मान क्या होगा, 7 होगा। उदासीन, न्यूट्रल, उदासीन वो पदार्थ जो अम्ल और भस्म के मिलने से बना है, आई बात समझ, इसलिए वो न्यूट्रल होता है। 0 यहाँ 14 जोड़कर 2 से भाग करेंगे, इससे उदासीन आएगा आपका। तो अगर pH मान 0 जो है वो अम्ल के लिए, pH मान 14 भस्म के लिए, उदासीन के लिए, तो सवाल है कि 1 से लेकर 6 तक, 8 से लेकर 13 तक, फिर ये क्या है। तो जब आप चेक करेंगे उस विलियन में, एक ऐसा विलियन लो जिस विलियन में pH मान 13 12 11, तो उसमें ये चेक करना हो सकता है कि 2 विलियन हम अगर लेता हैं, ठीक है, इसका pH मान देखा गया, इसका pH मान मान लो 13, ध्यान से समझना आप लोग। एक और विलियन, इसका pH मान लिया गया, माना गया, मतलब मापा गया है 10, स्केल से, pH स्केल से मापा गया। एक विलियन का pH मान कितना माना गया, एक विलियन का 13, और एक और विलियन जिसका pH मान 10 माना। तो इसमें चेक किया गया है हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन, इसमें भी चेक किया गया हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन, मात्रा। तो इसमें H प्लस आयन की संख्या थोड़ा कम थी, H प्लस आयन की संख्या थोड़ा सा बढ़ गया।
उसी तरह से 8 के चेक करें, इसमें H प्लस आयन की संख्या बढ़ गई। मतलब ये हुआ कि H प्लस आयन की सांद्रता है ना, H प्लस आयन की सांद्रता मात्रा बढ़ती है, ठीक है। इस तरह से H प्लस आयन की सांद्रता बढ़ती है इस साइड, pH मान जिसका 13 होगा H प्लस आयन कम होगा, 14 में बिल्कुल नग्न होगा, 0 होगा, इसमें 13 होगा। इसमें H प्लस आयन की संख्या और ज़्यादा एक टाइम ऐसा आएगा कि pH मान का यहाँ पे H प्लस आयन की संख्या और भी ज़्यादा होगा, इन सभी के कंपैरिजन में और भी ज़्यादा होगा, ठीक है। अभी यहाँ pH मान चेक किया गया तो और कम और बढ़ गया, इस तरह से H प्लस आयन की संख्या धीरे धीरे बढ़ गया। अब यहाँ देखो H प्लस आयन की मात्रा, H प्लस आयन की मात्रा यहाँ घटती है, बढ़ती है इधर, घटती है इधर। डायरेक्शन मैंने बताया कि 0 से लेके 7 की ओर जाएंगे तो H प्लस आयन की संख्या घट रही है, और 14 से लेके 7 की ओर आएंगे तो H प्लस आयन की संख्या बढ़ रही है, ठीक है। इस साइड से बढ़ती है घटती है, मतलब जिसका pH मान अगर 12 है तो H प्लस आयन कम होगा, और जिसका pH मान 3 है और भी ज़्यादा होगा, हद से ज़्यादा होगा, और जिसका pH मान 0 है सबसे ज़्यादा होगा, ठीक है। जो प्रायः अम्ल होते हैं उसमें जल में उसको मिला देंगे तो H प्लस आयन की संख्या सबसे ज़्यादा होगा। इसलिए नाम पड़ा है कि अगर जो विलयन जिसका pH मान 0 है या 0 के आसपास है, ऐसा नहीं कि 0 भी होगा, 0 के आसपास है, वो अम्ल हमेशा प्रबल होगा। जिसका pH मान 14 या 14 के आसपास हो, इसका मतलब उसका pH, वो अम्ल भस्म जो होगा वो प्रबल भस्म होगा, बहुत मजबूत भस्म होगा। उदासीन विलयन का pH मान क्या होता है? 7 होता है। तो अगर pH मान कम हो गया, 0 से लेके 7 के बीच pH मान घट रहा, H प्लस आयन की संख्या घट रही है, तो यहाँ पे अम्लीयता घट रही है, अम्लीयता घटती है, अम्लीयता घटती है। अगर हम 0 से 7 की ओर जाएंगे तो अम्लीयता घटती है, और अगर 14 से लेके 7 की ओर आएंगे तो यहाँ पर क्षारीयता घटती है। क्या होगा यहाँ पर आपका? क्षारीयता घटती है, ठीक है, क्षारीयता घटती है। और pH मान 7 उदासीन है, कोई इशू नहीं है, तो उदासीन ही रहेगा। आई बात समझ में? उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि क्षारीयता घटती है, 14 से लेके इस साइड जाएंगे, और अम्लीयता बढ़ती है, 0 से लेके 7 की ओर जाएंगे, ठीक है। चलो अब समझ में आया। अगर हम 2 विलयन लेते हैं, समझो आप, अगर 2 विलयन लिया A और B, इसका pH मान 2 है, इसका pH मान 10 है, तो बताना है इसमें कि A या B दोनों में कौन अम्ल होगा या कौन भस्म होगा। कमेंट करके बताओ जल्दी से आप लोग, इसमें कौन अम्ल होगा या कौन भस्म होगा। A विलयन जिसका pH मान 2, B विलयन जिसका pH मान 10, ऑब्वियसली जिसका pH मान 7 से कम है, जिसका pH मान 7 से कम है वो होगा आपका क्या? अम्लीय विलयन। जिसका pH मान 7 से ज़्यादा है वो आपका होगा क्षारीय विलयन। ओके, क्षारीय विलयन। यहाँ मैं एक बात लिख देता हूँ कि अम्लीय विलयन का pH मान 7 से कम होता है, ठीक है। यहाँ लिखता हूँ अम्लीय विलयन का pH मान 7 से कम और क्षारीय विलयन का pH मान 7 से अधिक, और उदासीन विलयन का pH मान फिक्स हो गया। उदासीन विलयन का pH मान जिसमें अम्ल और भस्म दोनों का प्रभाव है वो 7 के बराबर होगा, उदासीन होगा, ठीक है। जितना pH मान 7 से और कम होगा वैसे वैसे pH अम्लीयता बढ़ती, 7 से 0 की ओर जाएंगे अम्लीयता बढ़ेगी, 8 से 14 की ओर जाएंगे क्षारीयता बढ़ती है, वापस आने में घटती है, इधर से इधर जाने में घटती है, ठीक है। चलो अब हम देंगे कि pH मान, कुछ पदार्थ का pH मान नोट किया गया सोरेंस ने अपने स्केल द्वारा, उसका pH मान हम लिख देता हूँ, आपको याद करना भी है, लर्न करना, ठीक है। चलो देखो कि उन कौन पदार्थ है उसका pH मान क्या होगा, मैं आपको लिख के बता रहा हूँ। तो कुछ पदार्थ में हम लेते हैं जठर रस, ठीक है। जठर रस का pH मान HCl
जठर रस क्या, हमारे आंत में एक रस निकलते हैं HCl, जो भोजन के पाचन में मदद करता है, बैक्टीरिया को नष्ट करता है, वो है HCl। तो जठर रस HCl का pH मान क्या होगा आपका 1 होगा, ठीक है। नींबू का रस, इसका pH मान 2.3 होगा, ठीक है। सिरका, एसिडिक अम्ल का 2 से 3% परसेंटेज जो होता है विनेगर, वो सिरका, इसका pH मान क्या होगा 3 होगा, ठीक है। सिरका में यूज़ कर सकते हैं। टमाटर का रस, उसका pH मान देखो, जो पता जितना ज़्यादा खट्टा होगा उसका pH मान उतना ही कम होगा। टमाटर और नींबू के रस के कंपैरिजन में टमाटर का pH मान 4 होता है, नींबू के रस का pH मान 2.3। नींबू का रस जब सबसे ज़्यादा खट्टा होता है, इसका pH मान कम है, ज़्यादा अम्लीयता होगा, इसका pH मान थोड़ा सा ज़्यादा है, कम अम्लीयता होगा, लेकिन अम्लीय होगा। जिसका pH मान 7 से कम है ना, वो सारे अम्लीय है, ठीक है। 0 के आसपास जिसकी वैल्यू होगी वो ज़्यादा अम्लीय होगा, 0 के आसपास से थोड़ा और पास आएंगे, 7, 6, 5 की ओर आएंगे, थोड़ा सा कम अम्लीय होगा, ठीक है। चलो बढ़ते हैं अगले पॉइंट में, हम लेते हैं अम्ल वर्षा। जानते हैं कि अम्ल वर्षा किस कारण से होता है, प्रदूषक गैस के कारण से होता है। जो हमारा प्रदूषक गैस वातावरण में हम लोग जो पॉल्यूशन फैलाते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड हो गया या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये सब गैसेस क्या होते हैं कि हम पॉल्यूशन का कारण बनता है। अम्लीय वर्षा के साथ सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, कार्बोनिक अम्ल बनाते हैं। जब वर्षा होती है तो वो एक अम्ल वर्षा के रूप में नीचे आते हैं। तो वो वर्षा में अगर अम्ल का प्रभाव बढ़ गया है तो उसको हम अम्ल वर्षा कहते हैं, जिसका pH मान 5.6 से कम है या उसके आसपास है, ओके। चलो दूध का pH मान, दूध वैसे खट्टापन तो दिखता नहीं है, लेकिन होगा उसका pH मान, कुछ खट्टापन होता है, 7 के आसपास है, उतना अम्लीय नहीं होगा, ठीक है। इसका pH मान 6.5, उतना ज़्यादा अम्लीय नहीं होता, लेकिन होता है। रक्त का pH मान, खून है, रक्त का pH मान 7.4 होगा, ओके। रक्त का pH मान 7.4 होगा। चलो अब हम लेके नल का जल, पानी का जल, सॉरी नल का जल होता है ना। नल का जल क्या होता है, नल में जो पानी है उसके जल का pH मान, तो यहाँ 8 दिया हुआ है, इससे जल का pH मान क्या होता है 7। वो इसलिए pH मान 8.0 हो गया क्योंकि उसमें लवण, जो कि हम लोग में थोड़ा सा लवण मिले होते हैं। हम लोग के पानी में क्या, शुद्ध पानी जो होगा, याद रखिएगा, मैं यहाँ पर देता हूँ, जो शुद्ध जल है उसका pH मान 7 होगा। 8 इसलिए हो गया क्योंकि उसमें लवण मिले होते हैं, खनिज लवण मिले होते हैं, इसलिए उसका pH मान थोड़ा बढ़ गया, मतलब क्षारीयता बढ़ गई, ओके। चलो कुछ और पदार्थ है, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका pH मान 14 होगा, 14 होगा। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जठर रस में 1% से भी कम होता है HCl, इसलिए उसका pH मान क्या हो गया 0 हो जाएगा, ठीक है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, एक क्षार हो गया, इसका pH मान 10 हो गया, ओके। तो इन पदार्थों का pH मान आप याद रखिएगा। तो इन pH मान से लाइक अगर हम बात करेंगे अम्ल वर्षा की, तो अम्ल वर्षा का pH मान क्या है 6.5 है, 6.5 से कम होते हैं, ठीक है। अम्ल वर्षा का जलीय जीव पर, अम्ल वर्षा का जलीय जीव पर प्रभाव किस प्रकार पड़ता है, ठीक है। अम्ल वर्षा का जलीय जीव पर प्रभाव किस प्रकार पड़ता है, या हम कह सकते हैं स्थलीय जीव पर भी प्रभाव पड़ता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ ये स्थलीय जलीय जीव पर ही होता, स्थलीय जीव पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। देखो जितने भी कह सकते हैं पेट्रोल डीजल से चलने वाले, कह सकते हैं ईंधन से चलने वाले जितने भी वाहन हैं, गाड़ियां हैं या फैक्ट्रीज है, तो उससे जो गैस निकलती है प्रदूषक गैस निकलती है, ठीक है। कौन सी गैस निकलती है, सल्फर डाइऑक्साइड हो गया या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये सब प्रदूषक गैस होते हैं। ये सब गैस हवा में मिलकर पानी से जल वाष्प से अभिक्रिया कर लेते हैं, जल वाष्प से अभिक्रिया कर लेते हैं। तो अभिक्रिया के फलस्वरूप बना लेते हैं क्या, सल्फ्यूरिक अम्ल या नाइट्रिक अम्ल या
कार्बोनिक अम्ल, इस तरह के अम्लीय पदार्थ बना लेते हैं जो वर्षा जल के साथ मिलकर अम्ल वर्षा का कारण बनते हैं। वही आई बात समझ में। तो अम्ल वर्षा वही वर्षा, अगर देखो जल का पीएच मान क्या है, तालाब का पीएच मान की बात करेंगे तो नल का जो पानी है उसका पीएच मान 8 है, तो तालाब के पानी का भी पीएच मान वही 7-8 के बीच ही होगा। ओके, तालाब के पानी का पीएच मान क्या होगा, 7-8 के बीच होगा। तालाब जल का पीएच 7-8 के बीच ही होता है। जैसे ही अम्ल वर्षा मतलब 5.6 वाला, जिसका पीएच मान 5.6 के आसपास, जैसे ही वर्षा जल अगर उस पानी में आके मिलेगा तो उसका पीएच मान क्या होगा, कम हो जाएगा। क्या होगा, कम होगा। तालाब के जल का पीएच मान 7-8 के बीच है, अम्ल वर्षा जिसका पीएच मान 5.6 के आसपास है, जैसे ही जल में मिलता है, तालाब के पानी में मिलता है, तो उसका पीएच मान, तालाब के पानी का पीएच मान क्या हो जाएगा, उस टाइम पर कम होगा। तो दिक्कत किस, मतलब वो पानी कैसा होगा, अब तालाब का जल कैसा बन जाएगा, उसकी कैसी प्रकृति होगी, तो अम्लीय प्रकृति होगी। पीएच मान कम हो गया, अम्लीय प्रकृति होगी। इस अम्लीय प्रकृति के कारण उसमें रहने वाले, तालाब में रहने वाले जितने भी जलीय जीव जंतु है, लाइक मछली हुआ या कुछ, देखते हैं ना कि वर्षा होने के बाद मछलियाँ ऊपर आ जाती है। इसका रीज़न है कि वो अम्ल वर्षा का कारण है, वो पानी अम्लीय बन गया है, इसलिए वो लोग संकट में पड़ जाते हैं, मुश्किल में पड़ जाते हैं, है ना। जलीय जीव, है ना, अम्ल वर्षा के कारण क्या होता है, जलीय जीव संकट में पड़ जाते हैं, संकट में पड़ जाते हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि अम्ल वर्षा पर अम्ल वर्षा का जलीय जीव पर प्रभाव पड़ता है, क्योंकि अम्ल का मात्रा बढ़ गया पानी के अंदर, पीएच मान कम हो गया है, ठीक है, इसलिए ऐसा होता है। तो कारण क्या बना अम्लीय वर्षा का, यह जलीय जीव पर प्रभाव होने का कारण क्या बना, प्रदूषक गैस, जिसको हम यूज़ करते हैं एक ईंधन के रूप में, है ना। मतलब ये कह सकते हैं कि वातावरण, पर्यावरण हमारा मुक्त नहीं होता है, प्रदूषित नहीं होता है, अगर हम इसको कम यूज़ करेंगे, बहुत ही कम, ना के बराबर यूज़ करेंगे तो। लेकिन हम लोग और दिन ब दिन जितनी जैसे जैसे आबादी इंसान की बढ़ रही है, वायु मनुष्य की आबादी बढ़ रही है, वैसे वैसे वाहनों की संख्या बढ़ रही है, हर लोग ईंधन पे ही चलने वाला मशीन बना रहे हैं, तो धीरे धीरे क्या होगा, प्रदूषक गैस बढ़ेगा, ग्लोबल वार्मिंग होगा, अम्ल वर्षा का कारण बनेगा। जलीय जीव ही नहीं बल्कि हम लोग के भी प्रभाव पड़ेगा स्थलीय जीव पर। क्या होता है कि अम्ल वर्षा के कारण मिट्टी का पीएच, है ना, जब हम बात करेंगे मिट्टी का पीएच, कृषि पर प्रभाव पड़ेगा, कृषि पर प्रभाव पड़ेगा, है ना। पीएच का प्रभाव कृषि पर भी पड़ता है। एक तो अम्लीय वर्षा का प्रभाव अम्लीय वर्षा पर, जलीय जीव पर पड़ा, अब कृषि पर प्रभाव पीएच पर कैसे होगा, देखो खेती पर ऐसा होता है कि बार बार, अभी हम बात करेंगे अम्ल वर्षा, तो अम्ल वर्षा की वजह से जलीय जीव पर प्रभाव पड़ा, तो उस अम्ल वर्षा जो है केवल पानी में थोड़े होगा, स्थल वाले भाग में भी होगा। तो अगर स्थल वाले भाग में होगा, कृषि वाले क्षेत्र में होगा, तो वहाँ की मिट्टी कैसा हो जाएगा, अम्लीय होगा। वहाँ की मिट्टी, खेत की मिट्टी का अम्लीय होना 2 कारण है, खेत की मिट्टी का अम्लीय होना 2 कारण, एक तो अम्ल वर्षा के कारण खेत की मिट्टी अम्लीय हो गई, उसमें फसल लगाने पर जल जाएगा। उस मिट्टी का अम्लीय हो जाना एक और कारण है, बार बार, है ना, याद रखिएगा, बार बार हम रासायनिक उर्वरक का प्रयोग करेंगे। अगर हम बार बार रासायनिक उर्वरक का प्रयोग करते हैं या अम्लीय वर्षा होती है, तो इनकी वजह से मिट्टी का पीएच मान कम हो जाता है। मिट्टी का पीएच मान, वैसे हम बात करेंगे, मिट्टी का पीएच मान 7.4 के आसपास होना चाहिए था, है ना। एक बार देख लो कि मिट्टी का जो पीएच मान है वो 7 के आसपास होना चाहिए, तो उदासीन होना चाहिए, तभी उसमें अच्छे फसल होंगे, नहीं जलेंगे, खराब नहीं होंगे, ठीक है। लेकिन अम्ल वर्षा या बार बार रासायनिक उर्वरक का प्रयोग हम लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं ना, खाद का, यूरिया का, पोटास का ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो उसकी वजह से उसकी मिट्टी की अम्लता बढ़ जाती है, क्षारीयता घट जाती है, तो उसमें फसल जल्दी नहीं होते हैं। तो अब क्या होता है कि किसान उसमें फसल उगाने के लिए, अच्छे से अच्छी फसल होने के लिए क्या करते हैं, इस किसान यूरिया, सुपर फॉस्फेट का यूज़ करते हैं, चाहे वो सुपर फॉस्फेट उर्वरक हो या यूरिया हो या पोटेशियम हो, इन जैसे उर्वरक का यूज़ करते हैं, रासायनिक खाद का उपयोग करते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है कि वो अम्लीय भास्मिक तो हो जाएगा, क्षारीय तो हो जाएगा, लेकिन इन रासायनिक की वजह से, इन रासायनिक का प्रभाव हमारे भोजन में भी दिखेगा।
आज इतने सारे इंसान को मतलब दिक्कत इशू सामना करना पड़े, बहुत सारी बीमारियों का क्या कारण है, तो कहीं ना कहीं ये कारण है। उस खेत की अम्लता को दूर करने के लिए हमने इसका यूज़ किया। उदासीन हो गया, थोड़ा छाड़ी हो गया, चलो ये तो बात तो सही है, लेकिन इसका प्रभाव क्या, जब तक फसल छोटा है तब तक रहेगा, ऐसा नहीं होता है। जब तक फसल बड़ा ना हो जाए, पक जाए, बल्कि हमारे घर तक अगर वो फसल आ गया तब तक उसका प्रभाव रहेगा। तो उस प्रोसेस को बोलते हैं जैविक आवर्धन। क्या बोलते हैं? जैविक आवर्धन। तब तक उसका प्रभाव हमारे उस फसल के अंदर रहेगा, और वही फसल जिसको हम खाते हैं, इसका अर्थ हुआ कि इसका कुछ ना कुछ प्रभाव हमारे शरीर के अंदर जाता है, बहुत सारी बीमारियों का कारण बनता है। ठीक है, तो पीएच प्रभाव ये होता है। आज की क्लास उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। तो अगले क्लास में इस चैप्टर का एक लास्ट टॉपिक, अगले क्लास इस चैप्टर में लवण बचे हुए, तो लवण में और भी सारे बहुत सारे 2-3-4 प्रकार के लवण पड़ेंगे, जैसे सोडियम क्लोराइड लवण हो गया, है ना, प्लास्टर ऑफ पेरिस ब्लीचिंग पाउडर हो गया। तो इन सब को लवण के बारे में अगले क्लास में जानेंगे, कंप्लीट करेंगे इस चैप्टर को। ठीक है, चलो तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि आपको आज की क्लास समझ में आया होगा। अगर समझ में आए तो वीडियो को शेयर कर दे, लाइक कर दे, अगर चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। ठीक है।